वेलकम बैक टू एडिसॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज़ में हम ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कस करा था हमने। तो और इसमें हम रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जब हम इनका नाम लेते हैं तो कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, फिलोसोफर, इज एजुकेशनलिस्ट एंड एर्डेंट ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट को फॉलो करने बहुत ही ज़्यादा ये फॉलो करते थे। और एक चीज़ जो कि काफ़ी मिस्टीरियस भी है इनके बारे में कि नेशनलिस्ट थे और फिर ह्यूमनिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे। यही सेम चीज़ें गांधी जी में भी थी। बट इनमें और गांधी जी में इतने क्लासेस क्यों हुआ करते थे, दोनों की आइडियोलॉजीज इतनी क्लास्ड क्यों हुआ करती थी? यहाँ तक कि ये जो मैंने यहाँ पे टैग लिखा हुआ है गुरुदेव, ये रविंद्रनाथ टैगोर को ये टैग, ये टाइटल महात्मा गांधी ने दिया हुआ था। एंड महात्मा गांधी को जो ये महात्मा का टैग मिला था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था। फिर भी दोनों की आइडियोलॉजीज काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो गया था दोनों के बीच में। नेशनलिस्ट मूवमेंट को लेकर वो आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में। बट इससे पहले कि हम लेक्चर में जाए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले इनकी अर्ली लाइफ देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। जब हम अर्ली लाइफ की बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो हम देखते हैं कि इनका बर्थ होता है 7 मई 1861 में इन कैलकाटा में इनका बर्थ होता है। इनके जो फादर होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, वो ब्रह्म समाज, जिसको राजा राम मोहन राय वाले में हमने डिस्कस किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय, राइट। तो उनके जो ये ब्रह्म समाज था उसमें काफ़ी एक्टिव मेंबर हुआ करते थे देवेंद्र नाथ टैगोर। और जो इनकी मदर थी शारदा देवी, वो एक रिलीजियस लेडी थी, होम मेकर थी, और उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। व्हेन रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अबाउट 8 और 10, ऐसे कुछ टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। कुछ इस तरीके से इनका जो अर्ली लाइफ होती है वो होती है। बट फिर भी ये एक ग्रेट इंडियन पोइट, फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट एंड एर्डेंट ह्यूमनिस्ट के तरीके से निकल के आते हैं। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर है, इनकी जो पूरी फैमिली होती है, मतलब इनके जो फादर हैं, मदर हैं, या फिर जो इनके ब्रदर सिस्टर्स हुआ करते थे, सिबलिंग्स हुआ करते थे, वो इन सब बहुत ही टैलेंटेड थे। इसी वजह से इनको ऐसा माना जाता है कि ये एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। जिसके बाद इन्होंने अपने ये जब एट ओनली इनकी एज जब 8 थी, उसी टाइम से इन्होंने अपनी पोइट्रीज लिखनी स्टार्ट कर दी थी। और फिर नॉवेल्स आगे आगे बढ़ते गए तो मॉडर्न इंडियन थिंकर के तरीके से ये पोइट भी हुए, फिर आर्टिस्ट बने, नॉवलिस्ट बने, कई सारे ड्रामाज लिखा हुआ है इन्होंने। तो ऐसा सब आगे इन्होंने इन चीज़ों को बढ़ाया। बट ये जब छोटे थे तो आई मीन छोटे क्या, इनको जब बैचलर्स की डिग्री के लिए मतलब बैरिस्टर की डिग्री के लिए इनके फादर ने इन्हें इंग्लैंड भेजा। उस टाइम पे बैरिस्टर की डिग्री बहुत ही मायने रखती थी मॉडर्न इंडिया के स्टार्टिंग में। तो इनके फादर ने इन्हें भेजा इंग्लैंड की, वहाँ से पढ़ के आओ, बैरिस्टर बन के आओ। बट इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। ये वहाँ पे अपना इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज लेने लगे, थोड़ा इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, और उसके बाद ये वहाँ से 2 साल बाद वापस आ जाते हैं विदाउट बैरिस्टर की डिग्री लिए। डिग्री नहीं ली उन्होंने, उसके बाद ये वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर आकर ये अपना ये जो ड्रामा है या फिर लिटरेचर है, ये सब अपना राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे। और कुछ ही टाइम बाद इन्होंने एक शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना करी, जिसको बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना गया। जब भी हम बात करते हैं टैगोर के वर्क्स की, कि टैगोर ने कितनी रचनाएं करी हुई हैं, तो ये इन्होंने इतने सारे इनके वर्क्स हैं कि अगर हम ये पूरे वीडियो में कवर करना चाहें तो नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। वो एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो है वो है गीतांजलि, एक पोइट्री थी। ये पोइट्री को इन्होंने लिखा था 1912 में, जिसके लिए इनको 1913 में लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज से अवार्डित करा जाता है। और एक चीज़ जो इसमें ऐड करना चाहती हूँ मैं, वो है कि ये जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये जो शांति निकेतन में इनका विश्व भारत यूनिवर्सिटी करके था स्कूल, वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ था। बट इन 2004 ये जो इनका नोबेल प्राइज़ है ये चोरी हो गया था। और फिर तब से एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो भी वहाँ के प्रशासन है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, खोजने की बहुत कोशिश करी। बट इन 2016 में एक सिंगर के पास ये मिला जिसका नाम था प्रदीप बोरा। तो उन्होंने इसे चोरी करा हुआ था। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे लिया एंड फिर से ये वापस से वही म्यूजियम में रख दिया गया है। एंड इस आई होप अब इसकी जो भी पहरेदारी है वो बढ़ा दी गई होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें चोरी हों ये तो कमजोरी है हमारे प्रशासन की। हम दूसरा इनका देख लेते हैं, वाल्मीकि प्रतिभा।
वाल्मीकि प्रतिभा ये भी एक ड्रामा था। एंड विसर्जन, डाकघर, चंडालिका, ये भी ड्रामा था। चंडालिका में इन्होंने एक अनटचेबल गर्ल को अपना हेड, मतलब कि जो इनकी कहानी जिसके चारों तरफ घूमती है वो एक अनटचेबल गर्ल थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। एंड बालक, नेशनलिज्म, ये सब पोइट्री हुआ करती थी। स्मरण, ये इन्होंने अपनी, इनकी जब वाइफ की डेथ हो गई थी तो उसके बाद इन्होंने ये लिखा हुआ था उनकी यादों में। तो एंड बहुत ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं, लाइक साधना हो गई, मानसी हो गई, बहुत सारी है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर करी हुई है। और टैगोर को नाइटहुड से अवार्ड करा जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब जिस टाइम पर यहाँ पर प्रिंस जॉर्ज द फिफ्थ आते हैं, जॉर्ज फिफ्थ आते हैं यहाँ पर इंडिया में आए रहते हैं, उस टाइम पे इनको नाइटहुड से अवार्डेड किया जाता है। अब ये नाइटहुड क्या होता है? नाइटहुड होता है लाइक एक टाइटल दे दिया जाता है, जहाँ पर जो भी, जिनको भी नाइटहुड से अवार्डेड करा जाता है, वो क्या करते हैं कि वो अपने नेम के आगे सर लगा सकते हैं। लाइक जो ब्रिटिशर्स थे वो लॉर्ड, सर, ये सब लगाया करते थे, तो जिनको नाइटहुड मिल जाता है वो अपने नेम के आगे सर लगा सकते हैं। लाइक सर रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा करके इनका नाम हो जाता है। बट इन्होंने ये जो अपना टाइटल था ये वापस कर दिया। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इन 1919 में, उसके बाद इन्होंने ये अपना नाइटहुड का जो टैग इनको मिला था ये वापस कर दिया। उसके विरोध में इन्होंने वापस कर दिया। एंड फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी कुछ फिलोसफीज़, टैगोर की फ़िलासफ़ीज़। वैसे टैगोर ने काफ़ी सारी फ़िलासफ़ीज़ दी हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करे हुए हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ कंसाइज़ वे में रखने की कोशिश की है इनको। सो सबसे पहली चीज़ तो टैगोर जो थे वो वेदांत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। ही वॉज अ वेदांटिस्ट एंड बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ वेदास। उनको जो जो भी फिलोसफी है वेदास से रिलेट करती हुई उनमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास हुआ करता था। एंड ही वॉज एन इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है? जो कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, इनका ये मानना था। एंड ही बिलीव्ड इन गिविंग राइट टाइप ऑफ फ्रीडम टू इंडिविजुअल। किस तरीके के फ्रीडम लोगों को देना चाहिए, लाइक कुछ होता है ना, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म होता है जो कि यूरोपियन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो उसके ये अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक और सबको एक राइट वे में फ्रीडम होना चाहिए टू एक्सप्रेस देम सेल्फ। नेचुरलिस्टिक, एक नेचुरलिस्टिक थे। इनका जो शांति निकेतन में जो वहाँ पे स्कूल था, वहाँ पर नेचर का सबसे बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता था। ऐसा ऐसा लिखा गया है कई सारी बुक्स में, कई सारे राइटर्स बताते हैं। एंड इनका मानना था कि जो भगवान है, जो गॉड है, हमारे ईश्वर है, वो खुद को रिवील करते हैं थ्रू वेरियस फॉर्म्स, कलर्स, रिदम्स ऑफ नेचर। जो भी चिड़िया चहकती है या फिर चींटियाँ आती जाती है, इन सब तरीक़ों से, या फिर पत्तियों से, फूलों से गॉड खुद को रिवील करते हैं और वो हमारे सामने आते हैं इन सब तरीक़ों से। टैगोर्स यूनिवर्सलिज्म। टैगोर एक ऐसे इंसान थे जो कि यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे, इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे। उनका वर्ल्ड ब्रदरहुड वाला फॉर्मूला अपनाते थे, दैट कि ये जो भी हमारा वर्ल्ड है इसमें हम सबको एक भाईचारे की भावना से रहना चाहिए पूरी। लाइक जैसा आज हम ग्लोबलाइजेशन जिसे बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन एट अ प्राइवेट लेवल हो रहा है, एट अ कॉपरेटिव लेवल हो रहा है, बट इनका मानना था कि स्पिरिचुअलिटी में सबको जो भी वर्ल्ड है सबको एक दूसरे के ब्रदरहुड की तरह, इस तरीके से रहना चाहिए। एंड अ ह्यूमनिस्ट, ऑफ कोर्स ही वाज एर्डेंट ह्यूमनिस्ट। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था। ही रिमार्क्ड इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन मैन फॉर परफेक्टिंग हिज यूनिवर्स। इनका ऐसा मानना था कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो भी इंसान पर डिपेंड रहते हैं अपने यूनिवर्स को परफेक्ट करने के लिए। ही प्रीज्ड ह्यूमन ब्रदरहुड। वो ह्यूमन ब्रदरहुड चाहते थे, लोगों में समानता चाहते थे, यूनिटी चाहते थे। एंड ये जो आश्रम है या फिर कास्ट है, इन सबको हटाना चाहते थे सोसाइटीज़ में। आश्रम या फिर कास्ट आपको समझ में नहीं आ रहे तो मैं नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगी ये पूरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में लगातार इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करा हुआ है, क्योंकि हर लेसन में इन सब चीज़ को बताना पड़ रहा था। एंड ये हैविंग फेथ इन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में विश्वास रखते थे, क्योंकि मैन का जो भी फंडामेंटल यूनिटी है मैनकाइंड की, वो इनका उनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। टैगोर्स रोड टू फ्रीडम, जो टैगोर की सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी जिसे हम बोल सकते हैं रोड टू फ्रीडम, ये बताते हैं कि ट्रू फ्रीडम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू टैगोर ट्रू फ्रीडम क्या है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो टैगोर बोलते थे सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पा जाना एक कंट्री को, ये कोई ट्रू फ्रीडम नहीं है हमारे लिए। फ्रीडम इज़ व्हेन इंडिविजुअल टेक्स देमसेल्फ टू द सुप्रीम सोल। फ्रीडम एक तरीका है जिस तरीके से एक इंडिविजुअल, यानी कि हम जो भी मनुष्य हैं, जो भी लोग हैं, वो खुद को और सुप्रीम सोल को यूनिफाई कर सके, खुद को सुप्रीम सोल में जाके मिला सके। इस तरीके से कुछ होता है हमारा, ये एक ट्रू फ्रीडम का तरीका है। भी टैगोर बोलते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या अपनी फ़िलॉसफी कैसी बताते हैं टैगोर, ये हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। सो जो टैगोर है वो मानते हैं कि जो भी इंसान है
जो मैन है उसके दो एग्जिस्टेंस होते हैं, दो टाइप के उसके एग्जिस्टेंस होते हैं। एक होता है उसका एग्जिस्टेंस एज एन फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जो होता है उसका, वहाँ पर उसे जो भी नेचर के लॉज हैं, जो भी फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं, उससे वो गवर्न करा होता है और यहाँ पर वो फ्री नहीं होता। उसकी जो भी मर्जी है वो खुद नहीं कर सकता। उसे एक कम्युनिटी, वो जिस कम्युनिटी में लिव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी चीज़ों में बदलाव करने पड़ते हैं। और ये जो इसका सेकंड एग्जिस्टेंस है एज एन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, यहाँ पर इसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सप्रेस नहीं कर सकती है, कोई भी बाहरी शक्ति उसे आके सप्रेस नहीं कर सकती है। यहाँ पर उसके पास डिवाइन एग्जिस्टेंस होता है, डिवाइन इंस्पिरेशन होता है। ये इसको इस टाइम पर क्या होता है कि इंसान को ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि उसका जो भी फोर्स, जो भी उसका मोटिव है, जो भी गोल है उसके लाइफ का, वो क्या है। वैसे ये जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है और ये जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, दोनों का जो गोल होता है वो सिर्फ यही होता है कि इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन कराया जा सके, कि उसका जो गोल, जो भी उसको पहले से उसको कहा गया है कि अल्टीमेट गोल जिसे बोलते हैं एक इंसान का, एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन सोल का, वो क्या है, वो है इमेंसिपेशन ऑफ सोल एंड यूनिफिकेशन विद गॉड। अपने सोल को अपने जो भी ईश्वर हैं उनके सोल से, सुप्रीम सोल से मिलाना ही एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो इस कुछ तरीके से, इस टाइप से उनकी सोच थी फ्रीडम को लेकर, ट्रू फ्रीडम को लेकर, रविंद्रनाथ टैगोर की। और इन सब वजहों से वो जो गांधी का जो आइडियोलॉजी थी नेशनलिज्म वाली, उसके खिलाफ हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनका मानना था कि ये जो भी गांधी कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, इससे हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाएगा, लेकिन ये एक एग्रेसिव नेशनलिज्म का तरीका है। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं क्रिटिक ऑफ गांधी में। और टैगोर की डेथ हो जाती है 7 अगस्त 1941 में। इस टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला रहा होता है। जब हम टैगोर की आइडियोलॉजी देखते हैं, उनकी फिलोसफी देखते हैं एज पर नेशनलिज्म, तो हम देखते हैं कि टैगोर नेशनलिज्म के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हुआ करते थे। वो बोलते थे कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज अगेंस्ट द ट्रू फ्रीडम। इनका जो ट्रू फ्रीडम का आइडियोलॉजी है वो नेशनलिज्म उसके अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? बिकॉज ये जो नेशनलिज्म है इज प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन यूरोप। देखिए ये जो नेशनलिज्म है ये हमने यूरोप से बाय करा हुआ है। और यूरोप में क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट है वो आ चुका है और मॉडर्न साइंस वहाँ पे डेवलप हो चुकी है। लोग सिर्फ क्या चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाए, उसके बाद जो भी बेनिफिट्स है वो हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद खुद को बेनिफिशियल बना सके, इसके पीछे पड़े हुए हैं। और मैकेनिकल जो इन लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। एंड लैक्स ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़, वहाँ पर इतना ज़्यादा मैकेनिकल वैल्यू हो जा रहा है कि वहाँ पे सोशल वैल्यू या फिर मोरल वैल्यू, मोरालिटी की कोई जगह नहीं रह गई है, जिसकी वजह से ये जो नेशनलिज्म है, ये इसका नेचर जो है वो एग्रेसिव हो चुका है। लोगों को सिर्फ अपने फायदे दिख रहे हैं। द यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इवॉल्व फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पस। ये जो भी नेशनलिज्म है अकॉर्डिंग टू टैगोर, ये जो भी यूरोपियन नेशनलिज्म है जिसको आज हम बाय करे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पस के लिए है, जिसकी वजह से ये सच आइडियाज अगेंस्ट द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमनिटी। जो हमारी ह्यूमनिटी है, हमारी जो मानवता है, उसके खिलाफ होते जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। एंड दस नेशनलिज्म रीड्स एन इंटेंस एंड अनएंडिंग लस्ट ऑफ पावर इन एंड मनी इन पीपल, जिसकी वजह से लोगों में पावर और मनी को लेकर लालच जाग रही है। लोग ग्रीडी होते जा रहे हैं सिर्फ पावर और मनी के बेस पे। और ये जो नेशनलिज्म है इससे सिर्फ यही दो चीज़ें गेन करी जा सकती हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स। अब जो ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर्स हैं वो लोगों का पोजीशन डिसाइड करने लगेंगे सोसाइटी में कि कौन किसको ऊपर रखा जाना चाहिए, किसको नीचे रखा जाना चाहिए। ये चीज़ें अब पावर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स डिसाइड करने लगेंगे। और इस वजह से जो भी हमारा ग्रुप है, जो भी कम्युनिटी है, उसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन रिचर एंड पुअरर। जो रिच लोग हैं उनके और जो पुअर लोग हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। और इन सब चीज़ों को लेकर सच नेशनलिज्म टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन। और इस तरीके से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, इंपीरियलिज्म का स्टार्टिंग हो जाएगा। और जिस जगह पे हम आके खड़े हैं फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी। लाइक ये जो नेशनलिज्म है इस टाइप का, यूरोपियन नेशनलिज्म है, ये और भी ज़्यादा वॉर्स को, वेपन्स को एंड वायलेंस को बर्थ देगा, जिसकी वजह जो कभी एंड नहीं होंगे और ये सीधा ह्यूमनिटी के साथ अंत होंगे। जो ह्यूमन लोग हैं
इनको लेकर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और कोई नहीं बचेगा। ऐसा कुछ ये डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ें बता रहे हैं कि ये जो नेशनलिज्म है, ये जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, इसकी वजह से हम सबका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इतनी बुरी चीज़ है ये, क्योंकि लोग ग्रीडी हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वॉर करेंगे, वेपन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, वायलेंस करेंगे, डज नथिंग ग्रेटर फॉर ह्यूमैनिटी एट द एंड। और ये सब की वजह से हमारा जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म होते चला जाएगा। Tagore was against European idea of nationalism, but he was not against nationalist freedom movement of his time. बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि टैगोर जो है वो नेशनलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल नहीं। वो यूरोपियन नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, जो यूरोपियन आइडिया है ऑफ नेशनलिज्म। उस टाइम पर कई सारे लोग थे जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे, बट कई सारे लोग थे जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे। तो जो रिवोल्यूशनरी है उससे इनको लगता है, जो यूरोपियन से हम बॉट करके लाए हैं उससे इनको लगता है कि हमारा डिस्ट्रक्शन होगा। बट एट द सेम टाइम जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं थे टैगोर। ऑफिस विच वॉज मेनली फोकस्ड ऑन फ्रीइंग द सोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, क्योंकि इनका मानना था कि जो हमारा इंडियन नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है ये हमें ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन से फ्री करेगा। ये सिर्फ हमें नहीं, हमारे सोल को भी फ्री करेगा, क्योंकि गॉड खुद को किस तरीके से रिवील करते हैं, हमारे तरीके से वो रिवील करते हैं। तो अगर हमारी सोल में गॉड है, तो अगर हमको किसी ने हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारी सोल भी किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगी। इस तरीके से वो हमारे सोल को भी वो फ्री करेंगे फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, जो ब्रिटिश का कॉलोनाइजेशन चल रहा है उससे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिटिक ऑफ गांधी। टैगोर एक बड़े क्रिटिक थे गांधी के, क्यों वो अभी देखने में पता चलेगा। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी दोनों के बीच, क्योंकि चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे हमें वही चीज़ें दिखेंगी गांधी में भी जो रविंद्रनाथ टैगोर में हुआ करती थी। सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। टैगोर कॉल्ड महात्मा गांधी, सॉरी टैगोर कॉल्ड गांधी महात्मा, मतलब टैगोर ने ही गांधी को ये टैग दिया महात्मा, एंड गांधी ने ही टैगोर को ये टैग दिया गुरुदेव। तो फिर ऐसा क्या क्लास हो गया दोनों के बीच में, जो दोनों की आइडियोलॉजीज इतनी डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। टैगोर वॉज पेंड एट द डायरेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट टेकिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। टैगोर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे जो भी जिस डायरेक्शन में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जा रहा था गांधी के लीडरशिप में। एंड टैगोर क्रिटिसाइज्ड गांधी फॉर हिज पैरोकियल नेशनलिज्म, जिसे क्या होता है कि पैरोकियल नेशनलिज्म जो है, इसे हम बोलते हैं कि जैसे पैरोकियल को क्या बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका नैरो माइंडेड होती है, जिनकी सोच होती है। सो ये पैरोकियल वही है कि जो गांधी की का जो नेशनलिज्म था वो बहुत ही नैरो था, उसमें कोई ब्रॉडनेस नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ रहे थे, ट्रेडिशनल इगोइज्म के लिए वो फाइट कर रहे थे। एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एनार्किज्म, एनार्किज्म मतलब कि अराजकता होता है, जो कि इन जो अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे गांधी, उससे ये सब चीज़ें होती, मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें आ जाती, अराजकता टाइप की चीज़ें आ जाती। तो इसके लिए टैगोर क्या बोलते हैं कि टैगोर सेड ओनली स्वराज, स्वराज इन द सेंस, स्वराज सबका अलग मानना था, सबका अलग डेफिनेशंस थी। मैंने तिलक के लेसन में आपको बताया था लेक्चर में कि देखिए स्वराज एक वर्ड था जिसका कि पूरी इंडिया में सबका अपना अलग थॉट था, जिसके बेसिस पे सब अपने अपने तरीके से, अपने फ़ायदे के तरीके से ये स्वराज वर्ड को यूज़ करा करते थे। तो टैगोर क्या मानते हैं स्वराज को, टैगोर बोलते हैं ये पॉलिटिकल फ्रीडम है, इज़ नॉट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ये स्वराज है ये हमारा हमारा एम नहीं है, हमारा एम है हिज फोकस वाज ऑन स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज इन फ्रीडम मूवमेंट्स। वो चाहते थे कि जो हमारे स्पिरिचुअल थॉट्स हैं या फिर हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो फ्रीडम मूवमेंट में अच्छे से जानी चाहिए। उनकी वजह से हम एक अच्छा अपना एक अच्छी कंट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं और हम फ्रीडम पा सकते हैं इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम वही चीज़ें यूज़ करें, लाइक नेशनलिज्म में रिवोल्यूशनरी चीज़ों पे हम फोकस करें। हमें स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज़ पे डिस्कस करना चाहिए, इन पे फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर स्वराज का मतलब याद रखिएगा क्या सोचते थे टैगोर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टैगोर स्वराज क्या था। सबका अलग अलग डिपिक्शन था स्वराज को लेकर, तो इसलिए ही डिस्क्राइब्ड गांधी एज नेशनलिज्म, गांधीज नेशनलिज्म एज एग्रेसिव नेशनलिज्म। इन्हीं सब वजहों से इन्होंने गांधी के नेशनलिज्म को एक एग्रेसिव नेशनलिज्म माना। हालांकि गांधी इसका खुद को डिफेंड करने के लिए गांधी बोलते हैं कि आइडिया ऑफ स्वराज आल्सो इंक्लूडेड मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलॉन्ग विद पॉलिटिकल फ्रीडम। गांधी अपने बचाव में ऐसा बोलते हैं कि ये जो आइडिया है स्वराज का, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं है, ये मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को मैंने ध्यान में रख के ये चीज़ें स्टार्ट करी हुई है। और हाँ, ऐसा काफ़ी हद तक मुझे भी लगता है ऐसा था कि क्योंकि गांधी हमेशा नॉन वायलेंस को फेवर करा करते थे। उन्होंने कहा सत्याग्रह करा और ऐसी चीज़ें कर रहे थे जहाँ पे वायलेंटली कोई चीज़ें ना हो और एक ब्रॉड लेवल पे कर रहे थे। हालांकि गांधी की सोच थी वर्णाश्रम चाहते थे,
वो, और फिर कास्टिज्म भी चाहते थे किसी हद तक कि लाइक सबको अपना अपना काम करना चाहिए, इस टाइप से वो चाहते थे। लेकिन टैगोर का मानना था कि ये आश्रम को ख़त्म कर देना चाहिए, नो कास्ट बेस्ड विज़न, कास्ट वाला विज़न रखना ही नहीं चाहिए। और ये जो चरखा है ये तो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक तरीका है जो गांधी सिखा रहे हैं। तो ये कुछ दोनों के बीच में क्लासेस हो गए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस करा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम ह्यूमनिस्ट स्ट्रीम को कंटिन्यू रखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एम एन रॉय को डिस्कस करेंगे। एंड दिस विल बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि एम एन रॉय काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म में काफ़ी पार्ट देते हैं अपना, और काफ़ी मेहनत वो डालते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं। सो इनको पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टेबल मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।